हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो ईवीएस का क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सीटेट 2021 में आया हुआ ईवीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से करें, पैडागोजी के लिए क्या अप्रोच होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लद्दाख तो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी बना है। मणिपुर नहीं है। चंडीगढ़ है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ये ईवीएस का जनरल है, तो आप लोग देखें ये सब कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल के उत्पादक है। तो आपको पता होगा जो गुजरात और तमिलनाडु है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कच्चे तेल मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जगह थी हो जाएगा। हमारा देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, पौधे को सहारा तो देता ही है। ह्यूमस प्रदान करना, ये तो सड़ने गड़ने की बात करता है ना। भोजन संचित या भंडारण करना, सही बात है। पानी और खनिजों को संचित करना, सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ACD बोले तो 4th नंबर आंसर हो जाएगा। 65 है। पुच्छ, ये जो क्वेश्चन है मुझे डाउट लग रहा है, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो इसका मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आपको मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है इसलिए। बाकी 66 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो देखिए, लौह किस में होते हैं, लौह तत्व टमाटर में नहीं होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़। आंवला, बंधा गोभी, टमाटर, टमाटर में नहीं होता है। बंधा गोभी में भी नहीं होता है, तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकते हैं। ऐसे पंछी का नाम आपको देना है। तो आपको पता होगा बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं, ये हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं ना, तो अपने शिकार को वो 4 गुना अधिक दूरी से भी देख सकते हैं, मतलब हम जो देखते हैं उसके तुलना में। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। आपको पता होगा जो बांस के खंभों मतलब बांस का जो घर बनता है वो आपको आसाम में ज़्यादा दिखाई देता है। तो आसाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः क्या है। देखिए, ये भी आपको मैप से रिलेटेड है, तो मैप आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर मालूम होगा। बाकी ये मैप के सेशन में हम लोग करेंगे इसको कंप्लीट। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर रख देते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने और खुरदरे होते हैं, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऐसा खोज किसने किया था। तो आपको मटर नाम सुनकर ही लग गया होगा कि गेगर, जॉन मेडल, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएंगे हमारा राइट आंसर। हमने 70 क्या किया, 70 जो है ना, 61 से 70 तक आपको ये ईवीएस के जनरल से है, तो हमने ये कंप्लीट किया। बाकी हम देखते हैं ईवीएस के पैडागोजी क्वेश्चन। पैडागोजी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। एनसीएफ 2005 में ईवीएस के क्षेत्र में 6 थीम दिए गए थे। वो 6 थीम कौन कौन सा है, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वो था आपका फैमिली एंड फ्रेंड,
दूसरा था आपका मील मतलब भोजन, एंड थर्ड था आपका वाटर, फोर्थ नंबर था शेल्टर यानी आवास, और जो 5 नंबर था वो था ट्रेवलिंग यानी यात्रा, तथा लास्ट था हम चीज़ कैसे बनाते हैं, हाउ थिंग्स वर्क। ये सारे चीज़ थे हमारे, कितने 6 थे जो थे थीम थे, आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये देखिए कैसे मतलब बनाते हैं ये चीज़ होना चाहिए, ये तो सही है बट कैसे होना चाहिए ये होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा कि चीज़ कैसे काम करती है या कैसे बनाते हैं। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, उपखयान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। देखिए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। देखिए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों के केवल हम क्यों नोटिस करेंगे भाई साहब, अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी तो हम देख सकते हैं ना कि क्या सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, वो भी तो हम नोटिस कर सकते हैं ना। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। निर्णय वाले कथनों को लिखना, केवल निर्णय वाले ही कथन को क्यों लिखेंगे, ये तो मतलब केवल जब जब भी आ जाए ना तो वो थोड़ा सा मतलब कि इग्नोर करना चाहिए और बाकी सारे आंसर देखना चाहिए। मजबूती और कमजोरी की पहचान करना चाहिए, सही बात है, मजबूती और कमजोरी को हम लोग पहचान करेंगे, क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, ये सारे तो हम लिखेंगे, नोटिस करेंगे। बच्चों की रुचि और संबंध आदि की पहचान करेंगे, बच्चों की क्या इंटरेस्ट है, रिलेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 73 है, आप एक एकीकृत एबीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। देखिए एकीकृत, एकीकृत का मतलब ही हो गया क्या, मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ही हो गया कि आपका कलेक्शन होना चाहिए। एकीकृत एकीकरण करना, एकीकरण बोलते हैं ना, एकीकरण यानी एक एक वस्तु को उठाकर उसका कलेक्शन बनाना, वो होता है एकीकृत। तो आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे तो उसी बोलते हैं एकीकृत करना। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा है क्या, 1। अलग योजना नहीं, गलत। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग, तो ये तो फिर अलग हो गया ना, अलग जब भी आए तो उसको काट देना है। ठीक है। अलग नहीं बल्कि उसको सम्मिलित करना, एक साथ लेना है। ठीक है। 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। जैसे क्या है, पुनीत एक शिक्षक हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को वो क्या कर रहे हैं, मानव शरीर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने भोजन विषय को पढ़ाने से पहले कहा कि शरीर का जो पाचन तंत्र है, मानव शरीर का पाचन तंत्र, उसका आप लोग क्या बनाओ, तस्वीर बनाओ। उसके बाद हम भोजन विषय के बारे में पढ़ाएंगे। तो उससे वो क्या जानना चाहते हैं, तो उससे ये जानना चाहते हैं परीक्षण कराने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सके। देखिए ये नामांकित आरेख नहीं बना सकते, ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ये भी सही है, ये तो सही है ना। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों का अगर वो आलेख बना रहे हैं तो उसे जानना चाहते हैं कि पाचन तुम्हारा जो बनाए हो वो कैसे वर्क करता है, तो उससे तो हम बोल सकते हैं कि ये सही हो जाएगा। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, अगर अच्छे ही ड्राइंग बनाना है तो पाचन तंत्र क्यों बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, उससे हम करा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन नहीं करना है भाई साहब, मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हाँ वो सही बनाया है, वो उसके बारे में जानकारी है, नहीं, सबको क्या करना है, एक समान लेकर हमें चलना है, मूल्यांकन नहीं करना है। मूल्यांकन का मतलब है तुलना करना। ठीक है। तो वह नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, ये करना है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना है कि उसका क्या विचार है, उसका क्या मत है, उसके आधार पर हम लोग आगे विषय पढ़ाएंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि पुराने ज्ञान के माध्यम से हम नए ज्ञान में उसे ऐड करेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा कि यही जानना चाहता है कि उसको पुराना कितना ज्ञान है, तभी तो नए ज्ञान के साथ ऐड करेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। 75 देखते हैं। 75 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन। ठीक है। तो सबसे पहला है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तिमाही में ऐसा नहीं होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यूअस तौर पर चलना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा।
बाकी आगे देखते हैं। तो भाई अगर गलत हो गया तो सही तो यही आ गया, क्योंकि अब तो अगला तो होगा नहीं। बाकी हम देख लेते हैं आगे। अधिगम को अधिगम को क्या करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। सही बात है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है। रचनात्मक कार्य से तो भाई बच्चों में विकास होगा ही, सोच भी डेवलप्ड होगा, नए नए ज्ञान भी विकसित होगा, तो इससे सारी प्रगति तो होगा ही, प्रोग्रेस। बच्चों को सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सही बात है, बच्चों को सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करेगी ही। रचनात्मक आकलन से हमें क्या बोलते हैं कि विकास संभव हो पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, नहीं बोला, इसलिए फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट। स्मिता अपने शिक्षार्थियों के को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कराना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। देखिए, रूढ़िवादी जो बताए थे छवियाँ क्या होते हैं, जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब जेंडर बायस बोले तो जेंडर इन इक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं, इन इक्वलिटी मतलब जेंडर में पक्षपात हो, वैसे को मतलब खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करें, नहीं भाई साहब, फिर तो वही बात हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, सही बात है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाकर हम उसको बता सकते हैं। ठीक है ना। केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहा जाए, ये तो और गलत हो जाएगा भाई, सबको समान रूप से लेकर चलना है ना। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये खत्म करने के लिए सही होगा। कारण है कि हमने बहुत सारे ऐसे केस में देखा है कि औरत ऑटो नहीं चलाती है, ओनली क्या चलाते हैं, आपको मैन मतलब आदमी ही चलाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑटो चालक अगर औरत को लेकर आते हैं तो वो अपना ओपिनियन बताएगी ना, सारा कुछ बताएगा। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो दिमाग में बैठा हुआ कि आदमी ही केवल ऑटो चलाते हैं, तो ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। उनको बोलेंगे आने के लिए यहाँ पर और वो बताएंगे कि मैं ऑटो चालक हूँ, तो किसी को भी ये जानकर आश्चर्य देगी कि औरत ऑटो कैसे चलाएगी। पर यहाँ पर क्या होगा, रूढ़िवादी समस्या खत्म होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 नंबर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा 77 है। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करती है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। कक्षा 5 के हैं, समय नाम की कोई लड़की है, उसकी कठिनाई को पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। ये तो सही लग रहा है मुझे, तो परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि उसकी कठिनाइयों को पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। क्योंकि इस समावेशी शिक्षा में कहा गया ऐसा कि जो पाठ्य पुस्तक होगा वो बाल केंद्रित होगा, यानी बालक के आधारित होगा, बालक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही है कि बच्चे के अनुसार देखा जाए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य पूरे कराने में मदद करेंगे। अगर उसी बच्चा को दूसरे बच्चा से बोल देंगे तो वो तो कुछ सीख नहीं पाएगी ना, तो सीखने के लिए कुछ हमें अलग कदम उठाना पड़ेगा। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, माता पिता को बात करके उन्हें सलाह देंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसको तो उसके अंदर विकास लाना है ना, तो उसके अंदर कक्षा में विकास लाना है, तो ये गलत हो जाएगा। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे, अगर उसे आसान और वैकल्पिक कार्य देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, सोच में क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सोच में ये आ जाएगा, गिरावट आ जाएगा। ठीक है ना, कि वो थिंकिंग हाई थिंकिंग नहीं रख पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा आसान कार्य देंगे, उसे अपने लेवल के अनुसार देंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट लग रहा है परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो सकता है, क्या, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा, वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। संवेदनशील नहीं बनाना है भाई साहब। ठीक है, ये गलत हो जाएगा पूरी तरह।
ये छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। सही बात है, अगर हम किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ विचार उत्पन्न होगा और उस विचार से हमें कुछ सही करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। तो ये तो सही हो सकता है हमारा। बाकी आगे देखते हैं क्या है। वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। संवेदनशील नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करती है। ये भी सही हो सकता है कि भाई उसके माने कई दृष्टिकोण यानी कई सोचों पर क्या करती है, सराहना करने में मदद करता है। सराहना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि दृष्टिकोण को सराहना नहीं, दृष्टिकोण की सोच मतलब सोच में क्या करनी थी, विचार में ज़्यादा। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ये ज़्यादा मुझे परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये छात्रों को देखिए पेडागोजी जो होता है ना, आपका बेस्ट चूज किया जाता है। लगता है कि सारा सही है, पर हमें उसको चूज करना है जो हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, मतलब सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो, वो होगा सही। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ये छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो सही बात है, ये तो परफेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी 79 देखते हैं क्या है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल किसके लिए है? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना। देखते हैं आगे। पूर्व अनुमान और गणना करने के कौशल को विकसित करना है। मानचित्रण से ये तो नहीं कर सकते ना। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, ये भी गलत हो जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। अगर हम मानचित्र मैप बोले तो मैप, आजकल हमारे पास मोबाइल में भी मैप है, तो बताइए आप, सिंपल सा मैप से हम क्या करते हैं, मैप से यही तो जानते हैं कि डायरेक्शन किधर है, उसका किस तरफ जाना है हमें। अगर हम दिल्ली में हैं तो मुझे हरियाणा जाना है, फिर बिहार जाना है, या फिर जम्मू कश्मीर जाना है, तो मैप से देख कर बता सकते हैं कि इस दिशा में मुझे जाना है, ऐसे जाना है। अगर आप बाइक से आप सफ़र कर रहे हो, तब ट्रेन से कर रहे हो तो ट्रेन ड्राइवर तो ले ही जाएगा। बाकी अगर बाइक से सफ़र कर रहे हो तो मैप की ज़रूरत पड़ेगा आपको, कोई भी स्थान छोटा हो या बड़ा हो, आपको मैप की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सापेक्ष स्थिति मालूम करने के लिए होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4th नंबर हो जाएगा। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा, कंप्लीट किया 10 क्वेश्चन जनरल और 10 क्वेश्चन ईवीएस का कंप्लीट किया, मतलब ईवीएस पेडागोजी का कंप्लीट किया, तो 20 हुआ। बाकी हम आगे ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे एंड इसको हम पूरा कवर करेंगे। ईवीएस ये सेक्शन था, मैंने सीडीपी का पूरा करा दिया है। आपको अगर नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सीडीपी मैंने डिस्कस किया है 2 वीडियो में, 2 लेक्चर है उसका। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।